सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके एक निबंध संकलित हैं पाठ्यपुस्तक चेतना के संस्कार में अशोक के फूल नाम के शीर्षक से, और उनके निबंधकार या रचयिता कह सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य को के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है और उनकी रचनाएं क्या हैं, क्या उन्होंने लिखा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ते हैं। उनका जन्म जो है 1907 और उनका निधन 1979 में हुआ, यानी उनका जो जीवन काल है वो 1907 से 1979 तक है। आचार्य हजारी प्रसाद का ये आवक चित्र है, देख सकते हैं आप। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य की चेतना के प्रतीक हैं। इतिहास, शोध, निबंध, आलोचना, पत्र लेखन, संस्मरण, शास्त्रीय अनुशीलन, उपन्यास लेखन आदि क्षेत्रों में उनकी विरल मौलिकता और उत्कृष्टता ने उन्हें चोटी का रचनाकार बनाया। कहने का तात्पर्य वो हर फन मौला थे। हिंदी साहित्य की हर विधा में उन्होंने लिखा है। हर विधा में वो एक इतिहास के ज्ञाता भी थे, अच्छे शोधार्थी भी थे, अच्छे निबंधकार थे, अच्छे आलोचक थे। पत्र भी उन्होंने अच्छे लिखे, संस्मरण भी लिखे और शास्त्रीय अनुशीलन भी किया, उपन्यास लेखन भी किया, कविताएं भी लिखी, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व ने अपनी पूरी सृजनात्मक ताकत से हिंदी साहित्य को अपने आप में एक शक्तिशाली वस्तु और हिंदी को भारतीय चिंतन परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली सशक्त भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने न केवल मानवतावादी भूमि को साहित्य के मूल्यांकन का आधार बनाया, बल्कि तत्कालीन लेखन को प्राचीन सांस्कृतिक धारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। इतिहास और आलोचना जैसी सृजनशील विधाओं में नई संभावनाओं का द्वार खोला। आचार्य शुक्ल की निबंध परंपरा को विकसित करते हुए उसे एक नया स्वरूप, नया तेवर दिया। एक अच्छे निबंधकार हुए इनके पूर्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उनकी परंपरा को और अधिक विकसित किया उन्होंने। हालांकि इतिहास के क्षेत्र में और कुछ तथ्यों के आधार पर नई नई शोध होने के बाद उनके मत से कुछ विभिन्नता रखते हुए भी इन्होंने एक हिंदी साहित्य में अच्छे शोध किए, अच्छे कार्य किया है, अच्छी आलोचना की है और अच्छे निबंध लिखे हैं। और यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने अपने साहित्य को प्राचीन संस्कृति से जोड़ा है। और काफ़ी पुराने समय में जैसे उपन्यास है उनके, काफ़ी पुराने जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, वो उपन्यास है, एक आत्मकथा नहीं है। तो उन्होंने वो जो लिखा है वो बाण भट्ट के हर्ष के समय के आसपास का लिखा है। तो प्राचीन, और इन्होंने बौद्ध है, सिद्ध है, उनके जो सिद्ध संप्रदाय हैं हिंदी साहित्य में, नाथ संप्रदाय हैं, नाथों के बारे में, हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में बहुत अच्छी इन्होंने मान्यताएं दी है। उनका आज भी हम अनुशीलन करते हैं, अनुकरण करते हैं। युग प्रवर्तक द्विवेदी जी 19 अगस्त 1907 को बलिया में, और एक गांव का नाम है आरत दुबे का छपरा, वहाँ उनका जन्म हुआ, और 19 मई 1979 को दिल्ली में इनका निधन हुआ। संस्कृत भाषा का संस्कार द्विवेदी जी को पारिवारिक परंपरा से मिला। काशी हिंदू विवि से शिक्षा ग्रहण कर जब वे शांति निकेतन में प्राध्यापक बनकर गए तो वह रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहकर उनमें मानवतावाद के प्रति दृढ़ आस्था पैदा हुई, जो उनके साहित्यिक मूल्यों की आधारशिला बनी। तो ये जो शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था, वहाँ भी ये प्राध्यापक बनकर गए और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। जीवन के कार्य क्षेत्र में संघर्ष से जूझते रहने के बावजूद उनकी सृजनात्मकता शक्ति ने हिंदी को विपुल रचना संसार सौंपा। उनकी कई प्रकाशित कृतियां हैं, जैसे उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा अब पहले जिक्र कर चुके हैं, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पौधा, ये प्रसिद्ध उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं। उनके निबंध संग्रह भी आए हैं। उनके नाम हैं साहित्य सहचर, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, अशोक के फूल, विचार प्रवाह।
या हम आपके पाठ्यक्रम में एक इनका निबंध है अशोक के फूल, और ये एक निबंध संग्रह भी है अलग से, और इनके आपके परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं इनके निबंधों या निबंध संग्रहों के नाम। इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं सूर साहित्य पर, कबीर नाम से शीर्षक से, कालिदास की लालित योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्य का मर्म, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, मेघदूत एक पुरानी कहानी। और ये जो आलोचना के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी साहित्य को। इतिहास ग्रंथ भी लिखे हैं इन्होंने, ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय। और इन्होंने कुछ ग्रंथ भी संपादित किए हैं, उधर उधर बिखरे हुए थे उस समय, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक और नाथ सिद्धों की बानियाँ। तो इनका ये जो कृतित्व है हिंदी साहित्य को जो योगदान है, और परवर्ती पाठकों के लिए, शोधार्थियों के लिए, आलोचकों के लिए, हिंदी साहित्य के पाठकों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। द्विवेदी जी ने साहित्य में सबसे पहले इतिहास लेखन के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी रचना हिंदी साहित्य की भूमिका, इतिहास की जीवंत परंपरा और चेतना के मूल स्रोत का संधान करने वाली कृति बन गई। इतिहास लेखन में उन्होंने अपनी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कहा कि इतिहास अच्छी जानकारी अपेक्षित है, लेकिन यही जानकारी साध्य नहीं है। साध्य है भविष्य का निर्माण। भारतीयता और मानवतावाद पर आधारित उनकी दृष्टि सदा भविष्योन्मुखी नहीं रही है। हमेशा उन्होंने मानवतावाद और भारतीयता को महत्व दिया है। नलिन विलोचन शर्मा के नज़रिए से कहें तो कदाचित समस्त भारतीय भाषाओं में सबसे पहले आचार्य द्विवेदी जी ही शुक्ल जी के द्वारा प्रवर्तित विधेयवादी साहित्य इतिहास से भिन्न साहित्य इतिहास लिखने के श्रेय के अधिकारी हैं। आचार्य शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति से हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। इन्होंने भी साहित्य इतिहास व्यवस्थित रूप से तो नहीं लिखा, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे आदिकाल हिंदी साहित्य का, उसके बारे में विस्तृत लिखा है। आलोचना के क्षेत्र में द्विवेदी जी ने आचार्य शुक्ल और श्याम सुंदर दास की लिखों पर चल रही हिंदी आलोचना को नई दिशा दी। आलोचक एक अच्छे थे समालोचक, जो किसी कृति का मूल्यांकन करते हैं, उसके गुण दोष को बताते हैं। आलोचना में वो संतुलित दृष्टि के हिमायती बनकर उभरे, जो सत्यान्वेषी हो, मूल्यान्वेषी हो। इस क्षेत्र में उन्होंने खंड सत्य को पूरी तरह अस्वीकारा है। वो संपूर्ण सत्य को देखते हैं। उनकी दृष्टि में खंड सत्य और खंड सिद्धांतों से जीवन और साहित्य किसी का भी भला नहीं हो सकता है। समग्र दृष्टि से साहित्य को उन्होंने देखा है और उसमें जीवन को परखा है, समझा है, एक आधार दिया है। इस समग्र दृष्टि के लिए द्विवेदी जी आधुनिक समालोचना पद्धति को पुराने अनुभवों से समृद्ध करने पर जोर देते हैं। साहित्य में परंपरा और पुराने अनुभवों के आग्रह के बावजूद द्विवेदी जी को परंपरा वहीं तक स्वीकार्य है जहाँ तक वह रूढ़ी नहीं बनती है। कुछ अच्छी परंपराएं हैं, वो ये आगे ले जाना चाहते हैं, और अपने साहित्य में हर विधा में इन्होंने उन परंपराओं को स्वीकार किया है। और जो परंपराएं रूढ़ी हो गई हैं, जो हमारे काम की अब नहीं है, जिसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है, वो इनके समर्थक नहीं है। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच समन्वय का तलाश किया है। जो अच्छी परंपराएं हैं उनको आधुनिक साथ मिश्रित किया है। उन्होंने कहा है, मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदर या मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। हम आधुनिकता के नशे में चूर होकर अपनी परंपराओं को भूल भी नहीं सकते हैं, और ऐसी परंपराएं जो हमारे काम की नहीं है उनको ढोकर चलना भी अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच समन्वय की तलाश की है। द्विवेदी जी के निबंधों में निबंध कला का उत्कर्ष देखा जा सकता है। उनकी निबंधों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, यह आपके प्रश्न आ सकता है, तो आपको बता देते हैं। वह एक अच्छे ललित निबंधकार हैं, तो शैलीगत लालित्य स्वाभाविक है। वो संस्कृति प्रेमी है। भारतीय प्राचीन जो सांस्कृतिक समृद्ध संस्कृति है उसका उद्घाटन करते हैं। उदारमना व्यक्तित्व की भंगिमा, वो उदारमना व्यक्तित्व है, उनका व्यक्तित्व विराट है। उनके निबंधों में सरसता है, गहन अनुभूतिक संवेदना है, और यह जो प्रमुख उनकी विशेषताएं हैं
उनके निबंधों की। उनके निबंध इस बात के भी प्रमाण है कि द्विवेदी जी पंडित है, वह ठूंठ पंडित नहीं, सरस और गतिशील पंडित है। इसलिए उन्होंने जीवन के गतिशील तत्वों को पहचाना है और अपनी दृष्टि से भारत की सांस्कृतिक यात्रा की कि समृद्ध भारत को पहचाना है और पुरातन सांस्कृतिक धरोहर को आगे तक ले आए। द्विवेदी जी ने इतिहास आलोचना और निबंध के क्षेत्र में ही अपनी मौलिकता का परिचय नहीं दिया, बल्कि बाण भट्ट की आत्मकथा जैसे औपन्यासिक कृति के जरिए संस्कृत वाङ्मय यानी साहित्य, वाङ्मय का अर्थ यहाँ साहित्य है, संस्कृत वाङ्मय से हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया है। तो संस्कृत भाषा का भी इनको अच्छा ज्ञान था और प्राचीन अपभ्रंश और प्राकृत का भी अच्छा ज्ञान था, जिससे कि वो नाथ संप्रदाय को समझ सकते और हिंदी साहित्य के आदिकाल को समझ सके। विद्या चाहे जो भी रही हो, द्विवेदी जी के समग्र साहित्य में संवेदनशीलता प्राण तत्व बनकर छाई रही है, जिसने द्विवेदी जी की इस धारणा को पुष्ट किया कि साहित्य मन के स्तर पर व्यक्त होने वाली व्याकुलता की अभिव्यक्ति है। वो मन जब व्याकुल होता है तो साहित्य निकलता है। वे वस्तुतः मानवीय जिजीविषा के गायक बनकर उभरे हैं। जीने की इच्छा, मानवीय जीने की इच्छा के गायक बनकर मनुष्य के ऊपर इन्होंने अधिक लिखा है, जीवन के बारे में लिखा है। और इनका जो हर विधा जो हिंदी साहित्य की है, आप पहले हम देख चुके हैं, सब विधाओं में, गद्य विधाओं में अच्छा लिखा है इन्होंने। भाषा पर द्विवेदी जी का उतना ही जबरदस्त अधिकार था जितना कबीर का। कबीर एक ऐसा, जैसा उन्होंने लिखना चाहा वैसा उन्होंने अपनी भाषा में लिख दिया, वैसे ही द्विवेदी जी का जबरदस्त अधिकार था संस्कृत निष्ठ भाषा। अपनी गहरी संस्कृत निष्ठा के बावजूद उन्होंने देशी विदेशी शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया है, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। कभी कभी इनकी भाषा कठिन भी हो गई है, परंतु वह भी लालित्य लिए हुए है। शब्दों के अटपटे प्रयोगों पर आपत्तियां दर्ज करती टिप्पणियों का करारा जवाब दिया है। मैं उन लोगों को साहित्य का शत्रु मानता हूँ जो इस या उस भाषा के दो चार शब्दों को साहित्य में प्रयुक्त देखकर भड़के हुए बेल की तरह टूट पड़ते हैं। शक्तिशाली साहित्यकार शब्दों की नाड़ी को पहचानता है, यह उनके विचार है। वही शक्तिशाली साहित्यकार जो शब्दों की नाड़ी को पहचानता है, वही शब्द अपने वाक्यों में प्रयुक्त करता, अपने साहित्य में प्रयुक्त है, जो जनता तक पहुंच सके, जो जनता समझ सके। सचमुच उन्होंने शब्दों की नाड़ी को पहचान कर शब्दों से मनचाहा अर्थ संप्रेषित किया है। यही संप्रेषण की क्षमता है। शब्दों से संप्रेषण होता है, हमारी बात पाठकों तक पहुंचती है, श्रोताओं तक पहुंचती है। द्विवेदी जी के समूचे साहित्य संसार को देखकर कहा जा सकता है कि उनकी दृष्टि कहीं बाणभट्ट से प्रभावित है, कहीं कबीर के फकड़पन से, कहीं कालिदास के लालित्य से, तो कहीं गुरुदेव की सोच से। दरअसल उन्होंने हर उस दृष्टि को ग्राह्य माना जो मानवीय मूल्यों को नया आयाम दे सके। वो किससे प्रभावित हुए हैं? बाणभट्ट से हुए हैं, कबीर से हुए हैं, कालिदास से हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर से हुए हैं। तो वो इन विराट व्यक्तित्वों से प्रभावित होकर उनकी भाषा ने नया रूप लिया है। कहा जाता है कि बाणभट्ट ने बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया संस्कृत में, वैसे ही इन्होंने भी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग अपने साहित्य में किया है, पर इतना भी नहीं कि हमें समझ ना आवे। आचार्य द्विवेदी जी का समग्र साहित्य हिंदी की ऐतिहासिक संपदा है, जिसमें सर्जना की नई शक्ति है, जहाँ पांडित्य का लदाव नहीं बल्कि चिंतन की गंभीरता या विनम्र स्वर है, परंपरा के प्रति पूर्वाग्रह नहीं बल्कि सामयिक परिवेश के संदर्भ में उसकी जांच पड़ताल करने का आग्रह। ये है वैज्ञानिक विधि, तर्क के द्वारा मान्यता और जांच पड़ताल करने के बाद अपने विचारों को उद्घाटित करना, प्रकाशित करना, यह उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और आपके पाठ्यक्रम में इनका जो एक निबंध है अशोक के फूल, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इन्होंने बहुत सारे फूलों पर ऐसे ललित निबंध लिखे हैं, जैसे कुटज पर एक पेड़ है, कुटज उस पर लिखा है, सरिस के फूल लिखा है, अशोक के फूल लिखा है। तो अशोक के फूलों जो निबंध एक संग्रह है और उसका एक निबंध है अशोक के फूल इस शीर्षक से, उसका बारे में हम बाद में देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।